हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम कार्तिक कौशिक है और आपका द केसरी नंदन एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर कि क्या हमारा संविधान फेडरल है नहीं है, क्या हमारा संविधान जो है संघीय है या फिर नहीं है। तो इस पर हमारी क्लास रहेगी आज की। तो पहला ही क्वेश्चन इसमें आता है, इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फेडरल? क्या हमारा भारत का संविधान संघीय है या नहीं। समझते हैं, दो टाइप की आपकी गवर्नमेंट होती है। पहली हो गई आपकी केंद्रीय या फिर एकात्मक, एक हो गई आपकी संघीय या फिर जो आपकी फेडरल, यूनिटरी और फेडरल। ठीक है, हिंदी में बात करते हैं एकात्मक संविधान या फिर संघीय संविधान। इंग्लिश में देखते हैं हम इसमें यूनिटरी या फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दोनों होते क्या है। जो आपका यूनिटरी होता है, यूनिटरी का मतलब क्या होता है, एकात्मक, कि जो सारी शक्तियां होती हैं, सारी शक्तियां की इसमें निहित होती है, वो आपकी सेंटर में या फिर केंद्र के पास होती हैं। बट जो संघीय संविधान होता है, जो कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उसमें जो शक्तियां बटी होती हैं वो राज्य और केंद्र के बीच में बटी होती है। ठीक है, तो यही कहता है कि इन अ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन पावर जो है गवर्नमेंट की वो सेंट्रलाइज्ड होती है एक गवर्नमेंट में, जो कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, केंद्र के पास शक्तियां ज्यादा होती हैं। इन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन फेडरल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या होता है, जो आपका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें शक्तियां बटी होती हैं, किसमें, केंद्र और राज्य सरकारों में। ठीक है, तो ये आपके एकात्मक संविधान और संघीय संविधान के बारे में बताता है। आगे देखते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा था। I think it is agreed that our constitution notwithstanding the many provisions which are contained in it, whereby the center has given power to override the province, nonetheless it is a federal constitution। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, notwithstanding many provisions which are contained in it, whereby the center has given the power to override province, कि बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं इसमें, प्रावधान ऐसे हैं इसमें जिसमें क्या है, केंद्र के पास शक्तियां ज्यादा हैं, कि कई सारे प्रावधानों के अनुसार केंद्र जो है, जो आपका राज्य सरकार है, उनको ओवरराइड कर सकता है, उनके ऊपर जाके जो है शक्तियां अपनी जो है एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, बट फिर भी इन्होंने कहा है कि ये हमारा जो भारत का संविधान है वो क्या है, फेडरल है। भले ही वो प्रावधान हमारे एग्जिस्ट करते हैं, बट फिर भी क्या है, हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। इन्होंने कहा था, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ये कहा था। ठीक है, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं फेडरल की भी और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स की, भारत के संविधान की कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि इसको फेडरल बनाता है। तो सबसे पहले हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ फेडरलिज्म। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है फेडरलिज्म का इसेंशियल फीचर्स है, इसलिए वो इस फेडरल कहा जा रहा है। ठीक है, इसलिए वो क्या है, संघीय संविधान कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर चलता है। फेडरलिज्म मींस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑफ द स्टेट अमंग द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉडीज, ईच ओरिजिनेटिंग इट्स कंट्रोल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वही बात है, अगर हम भारत को देखें तो एक आपका केंद्र है, मतलब केंद्र सरकार हो गई, बाकी आपकी हो गई राज्य सरकार, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, मध्य प्रदेश की हो, बिहार की हो, उत्तराखंड की हो, किसी की भी हो। और शक्तियां इनमें क्या है, देखेंगे आप, बटी हुई हैं। केंद्र के पास अपनी शक्तियां और राज्यों के पास अपनी शक्तियां। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या होगा, यही हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। तो हमारे देश में सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर है संविधान। जो भी कुछ चलेगा संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा, चाहे वो आपका प्रधानमंत्री हो, चाहे वो आपका राष्ट्रपति हो, चाहे वो कोई एक छोटा सा नागरिक भी क्यों ना हो, तो सब चीज चलेगी संविधान के अनुसार। तो क्या हमारे भारत का संविधान सुप्रीमेसी रखता है? बिल्कुल रखता है। तो अ फेडरल स्टेट डिराइव्स इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस एवरी पावर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल, वेदर इट बिलोंग टू द नेशन और टू द इंडिविजुअल स्टेट, इज द सबऑर्डिनेट टू द कंट्रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितनी अच्छी बात की है इसमें, कि चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, वो सब क्या है, वो संविधान के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। अब चाहे भले वो केंद्र के हों, है ना, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर वो स्टेट के हाई कोर्ट हो,
तो वो सब किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही क्या कंट्रोल किए जाते हैं। तो ये सब हमारा ये बताता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि वो लिखित में होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखित में है और सबसे बड़ा संविधान किसका है? हमारा भारत का है। ठीक है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसे पढ़ सकते हैं। रिजिडिटी, ठीक है, हमने कल भी पढ़ा था पिछले प्रीवियस क्लास में कि हमारा जो संविधान है वो हमारा कठोर भी है और वो जो है क्या है? लचीला भी है। कठोर कैसे? कि कुछ प्रावधान इसमें ऐसे हैं कि जिनको संशोधित करना, जिसको अमेंड करना बहुत ही ज़्यादा क्या है उसमें मुश्किल है। और फ्लेक्सिबल या फिर लचीला क्यों है? क्योंकि काफ़ी सारे प्रावधान इसमें ऐसे हैं जिसमें जो है क्या होता है? आसानी से संशोधन हो सकता है। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के क्या क्या है कि यहाँ पे रिजिड भी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और क्या है? वो कठोर मतलब लचीला भी है, मतलब फ्लेक्सिबल भी है। बट फेडरल की क्या विशेषता है? वो रिजिड होना चाहिए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, बिल्कुल है। ठीक है। अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, तो यहाँ पे न्यायालय का प्राधिकरण की बात होती है यहाँ पे। तो क्या है, देखिए यहाँ पे जो इंडिया में देखते हैं कि यहाँ पे कोर्ट की अथॉरिटी है, बिल्कुल है। अगर कोई भी लॉ बनता है, ठीक है, क्या वो सही है या गलत है, या फिर हमारे नागरिक के हितों के खिलाफ जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स को एनक्रोच कर रहा है, वो सब देखने का काम किसका है? वो सब काम है कोर्ट का। क्या कोर्ट की एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है? बिल्कुल अथॉरिटी है। हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात भी हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, देयर मस्ट बी एन अथॉरिटी दैट कैन प्रिवेंट द फेडरल एंड द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम एंक्रोचिंग अपॉन ईच अदर्स पावर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? केंद्र हो गया और यहाँ पे हो गए राज्य, हो गए बहुत सारे, सेंटर और स्टेट्स। ठीक है, तो इनके बीच में क्या है? हमने सेपरेशन ऑफ पावर कर रखा है। तुम अपनी पावर करो और अपना वो एक्सरसाइज करो और हम अपनी पावर एक्सरसाइज करेंगे इसमें। ठीक है, अब इस चीज को सुनिश्चित कौन करता है? ठीक है, इसको एंश्योर कौन करता है? इसको एंश्योर करता है कोर्ट्स। ठीक है, कोर्ट देखेगी क्या केंद्र अपना काम कर रही है या राज्य अपना काम कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्र जो है राज्य के जो कुछ सूचियां हैं, कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जिन टॉपिक्स पे जो है राज्य को पावर थी कि वो उन पे लॉ बना सकता है, कि कहीं उनको एनक्रोच नहीं कर रहा, कहीं ऐसे ही स्टेट केंद्र के जो है मामलों में दखलंदाजी तो नहीं कर रहा। तो ये सब देखने के लिए कौन बैठा ऊपर? कोर्ट्स। होता है ना कि जैसे कि अभी आपका फार्मूला का चला था काफ़ी कि वो 3 फार्मूला आए थे, तो वहाँ पे कहा जा रहा था कि केंद्र को वहाँ पे शक्तियाँ ही नहीं है। तो वो देखा गया, कोर्ट ने चेक किया कि क्या वहाँ पे केंद्र ने वाकई में जो है राज्य के मामलों में दखलंदाजी की है या फिर नहीं की है। तो अथॉरिटी किसकी? यहाँ पे कोर्ट की अथॉरिटी है, जो कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ विशेषताएं थी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की। अब हम देखते हैं कुछ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की विशिष्टता। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो यूनिटी में देखिए क्या होता है, जो पावर होती है वो किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा केंद्र। केंद्र में कौन बैठा है? प्रेसिडेंट। ठीक है, एक होता है राज्य, राज्य में कौन होता है? गवर्नर। ठीक है, राज्यपाल हो गया। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए केंद्र में क्या होता है? प्रेसिडेंट वो खुद चुनना है, उनकी पार्लियामेंट है तो वो खुद प्रेसिडेंट चुन रहे हैं। बट जो गवर्नर है, जो स्टेट का गवर्नर है, उसको जो है उसकी विधायिका जो है वो वहाँ पे चुनती नहीं है। इसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट कहता है जो हर स्टेट का जो गवर्नर है वो कौन नियुक्त करेगा? वो मैं नियुक्त करूंगा। तो शक्तियाँ किसके पास ज्यादा हो गई? इसमें केंद्र के पास हो गई। केंद्र जिसको चाहेगा उसको गवर्नर बनाएगा। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, ये सब रहता है। तो ये जो बात है कि मतलब जो प्रेसिडेंट है वो जो है क्या कर रहा है? गवर्नर की नियुक्ति कर रहा है। तो ये क्या दर्शाता है? ये जो है केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां दर्शाता है, इसलिए ये यूनिटरी है। नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट्स पावर टू लेजिस्लेट इन नेशनल इंटरेस्ट। तो आर्टिकल 249 कहता है कि अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, अगर देश हित की बात आती है, तो क्या कर सकते हैं कि जो राज्यों के जो मामले हैं उन पे जो है क्या कर सकता है? वो लॉ बना सकता है। एक बार फटाफट समझते हैं फिर से। जो आपकी 3 लिस्ट होती हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3, इनको हम स्टेट लिस्ट
वो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट भी हम इसको कहते हैं। तो ये होते क्या है, देखिए जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें कुछ मुद्दे दे रखे होते हैं, ऐसे ही स्टेट लिस्ट में भी क्या है, कुछ मुद्दे दे रखे होते हैं, और कंकरेंट लिस्ट में भी कुछ मुद्दे दे रखे होते हैं। तो संविधान कहता है कि जो सेंट्रल लिस्ट में, लिस्ट 1 में जो मुद्दे दे रखे हैं उस पर कौन कानून बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कानून बना सकती है। जो आपका स्टेट लिस्ट है वहाँ पे कौन कानून बना सकता है, वहाँ पे आपका स्टेट कानून बना सकता है। और ये जो कंकरेंट लिस्ट है यहाँ पे कौन बना सकता है, यहाँ पे दोनों ही मिलकर कानून बना सकते हैं। तो ये क्या सेपरेशन ऑफ पावर दे रखा है, ठीक है। सेंटर जो है स्टेट के मामलों पे कोई भी कानून नहीं बनाएगी, ना ही स्टेट जो है सेंटर के मामले में कोई जो है कानून बनाएगा। बट अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो केंद्र जो है राज्य के मामलों पे क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, उसमें दखलंदाजी कर सकती है। तो ये जो आपके बात है ये सारी क्या दर्शाती है, ये है आपको यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर एकात्मक संविधान को दर्शाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देख लेते हैं। अंडर आर्टिकल 249 पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉ विद रेस्पेक्ट टू एवरी मैटर इनएमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, है ना। तो जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट किसकी है, केंद्र सरकार की, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, स्टेट लिस्ट में जो है क्या करे, दखलंदाजी कर सकती है। इफ राज्यसभा पास द रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी दैट इट इज नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर राज्यसभा कहती है कि यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, वो 2/3 मेजोरिटी में, कि जो उनकी टोटल जो सदस्यता थी उसमें 2/3 जो है वोट करके कहते हैं कि यहाँ पे इस मुद्दे पे नेशनल इंटरेस्ट क्या है वहाँ पे है, तो उन मुद्दों पे जो है वहाँ पे केंद्र सरकार क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट्स पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट एंड अल्टर बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। अब देखिए ये तो केंद्र हो गया, ये हो गया स्टेट, ठीक है। सपोज एक ही स्टेट लेते हैं। अब केंद्र के पास शक्ति है क्या, ये चाहे तो इसको तोड़ सकती है, इसकी बाउंड्री या फिर कम कर सकती है, या फिर इसको बढ़ा सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टेट की जो बाउंड्रीज है उसको लेके शक्तियां किसके पास है, केंद्र के पास। तो उसके ऊपर है कि वो चाहे उसको 2 कर सकता है या फिर इसको बढ़ा सकता है। जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश था, तो उत्तर प्रदेश को गया तोड़ के वहां पर उत्तराखंड अलग कर दिया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। और जैसे आपका मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि उसको तोड़ के बीच में मध्य प्रदेश अलग कर दिया और छत्तीसगढ़ अलग कर दिया। तो ये शक्ति किसके पास होती है, पार्लियामेंट, केंद्र के पास होती है कि वो राज्य की बाउंड्रीज को क्या कर सकती है, वो उसके सीमाओं को बदल सकती है, कम भी कर सकती है, बढ़ा भी सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन। अब इमरजेंसी प्रोविजन में क्या होता है कि जब भी कोई आपातकालीन परिस्थितियां आती हैं तो वहां पे जो केंद्र होता है वहां पे उसके पास शक्तियां होती हैं कि वो जो है राज्य के जो भी लिस्ट है, जो लिस्ट 2 है, यहाँ पे राज्य सरकारों की अनुसूचियां थी, तो वहां पे जो है वो अपना विधि बना सकता है। When the proclamation of emergency is made under Article 352, Parliament is empowered to make law with respect to any matter enumerated in the state list. तो स्टेट लिस्ट में अगर कोई भी मैटर दे रखा है तो उसमें शक्तियां मिल जाती है किसको, पार्लियामेंट को मिल जाता है। किस कंडीशन में, अगर इमरजेंसी लग रही है तो, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, हमारा यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर एकात्मक संविधान है, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप, यहाँ पे क्या है, सिंगल सिटीजनशिप की बात हो रही है कि आप भारत के नागरिक हैं, आप जो उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट के ऐसे नागरिकता नहीं चलती है। यहाँ पे एक ही नागरिकता चलेगी, वो किसकी नागरिकता चलेगी, वो चलेगी भारत की। इंडिया फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप बट यूएसए एंड अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया डबल सिटीजनशिप इज फॉलोड। तो जैसे मैंने पहली वाली क्लास में बताया था कि जैसे अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप चलती है कि पहले आपको अमेरिकी सिटीजनशिप चाहिए होती है और दूसरा जो है आपको किस कंट्री में आप रह रहे हो उसकी आपको सिटीजनशिप चाहिए होती है, ठीक है। तो ये आपका बात करते हैं यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की। अब निष्कर्ष देखते हैं क्या कहता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज क्वासी फेडरल यूनिटी विद द फेडरल फीचर और वाइस वर्सा। तो जब हमने देखा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स चल रही है, कौन सी, यूनिटरी भी चल रही है और फेडरल भी चल रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा, इसे क्वासी फेडरल कह दिया, ये मतलब कि अर्ध संघीय है,
तो इसमें क्या है, एकात्मक भी है और संघात्मक भी इसमें विशेषता हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, यूनिटरी विद फेडरल फीचर या फिर वाइस वर्सा, मतलब कि फेडरल फीचर विद यूनिटरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें प्रोफेसर वेयर, इन्होंने क्या कहा था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्टेब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच ऑलमोस्ट क्वासी फेडरल, इन्होंने कहा कि काफी हद तक क्या है, क्वासी फेडरल है। अ यूनिटी स्टेट विद सब्सिडरी फेडरल फीचर रेदर देन अ फेडरल स्टेट विद अ सब्सिडरी यूनिटी फीचर। अब इन्होंने किस बात को पॉइंट आउट किया, इन्होंने कहा कि देखो हमारा जो गवर्नमेंट है, भारत की जो गवर्नमेंट है वो क्या है, वो क्वासी फेडरल है लगभग। और इन्होंने एक काफी अच्छी बात की है कि ये वैसे तो ये यूनिटरी है, वैसे तो यूनिटरी है, बट इसमें कुछ कुछ क्या है, इसमें फेडरल फीचर हमें इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, वैसे तो पूरा क्या है, ये आपका यूनिटरी है, उसमें कुछ कुछ आपको क्या मिलता है, फेडरल फीचर देने को मिलते हैं, रेदर देन, बजाय किसके कि सब कुछ आपका क्या है, फेडरल है और उसमें कुछ आपको यूनिटरी प्रोविजंस देने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि फेडरल और इसमें कुछ प्रोविजन यूनिटरी है। तो दोनों अलग बात है, एक क्या कह रहा है कि यूनिटरी है और उसमें कुछ क्या है, फेडरल यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देने को मिलती है, और दूसरा कहता है कि फेडरल है उसमें कुछ हमको यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स देने को मिलती है। तो जो प्रोफेसर वेयर थे उन्होंने जो है पहले वाले जो है इसके सिचुएशन पे क्या करा, इन्होंने जोर दिया कि इन्होंने कहा क्या कि ये जो है एक यूनिटरी स्टेट है विद सब्सिडरी फेडरल फीचर, कि ये है तो वैसे ये देखा जाए तो पूरे, अगर हम देखा जाए ओवरऑल तो ये यूनिटरी क्या है, यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, बजाय इसके कि ये ओवरऑल क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर को शो करे। ठीक है, वैसे यूनिटरी है और इसमें कुछ पार्ट इसमें क्या है, फेडरल है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन फेडरलिज्म इज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये वाली बात किसने कही थी, ग्रेविले ऑस्टिन ने। फिर जेनिंग ने क्या कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि हमारी जो संविधान है वो क्या है, वो फेडरल है, वो क्या है, फेडरल है और उसमें स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है सेंट्रलाइज होने की। ठीक है, कहने को क्या है कि हमारी शक्तियां क्या है, बटी हुई हैं केंद्र और स्टेट्स में। ठीक है, बट जैसे ही सिचुएशन बनती है शक्तियां किसके पास पहुंच जाती हैं, केंद्र के पास पहुंच जाती हैं। इसलिए क्या कहा इसमें कि बहुत ही केंद्रीकरण प्रवृत्ति वाला संघ है, कि कहने को तो पावर बटी हुई है केंद्र और राज्यों में, बट जैसे ही कोई सिचुएशन बनती है, ठीक है, सारी शक्तियां किसके पास आती हैं, केंद्र के पास आ जाती हैं। ये किसने कहा था, जेनिंग्स ने कहा था। ठीक है, अब इस पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, वही कि आई थिंक इट इज एग्रीड दैट अवर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट विद स्टैंडिंग द मेनी प्रोविजन विच आर कंटेन इन वेयर बाय द सेंटर हैज गिवन पावर। ठीक है, तो भले ही बहुत सारी जो है प्रावधान ऐसे हैं जिसमें केंद्र को जो है शक्तियां दी गई हैं, फिर भी ये क्या है, फेडरल है। देखो फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रहा है तो ये फेडरल है। ठीक है, क्या कहा, किसने कहा था, बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। एक केस आता है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या कहा गया था, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ट्रूली फेडरल बिकॉज अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट हैज नो सॉवरेन पावर। तो इस केस में कोर्ट ने क्या कहा कि हमारा जो संविधान है वो ट्रूली क्या है, फेडरल नहीं है, क्योंकि राज्य को कोई भी जो है सॉवरेन पावर, संप्रभुत्व की जो पावर है, शक्तियां हैं, वो राज्य को नहीं मिली है, क्योंकि वहां पे गवर्नर ही कौन अपॉइंट कर रहा है, वो आपका अपॉइंट कर रहा है, आपका प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। ठीक है, और बाकी जो कानून बनते हैं वो गवर्नर के असेंट से तो बनते हैं, जो आपकी स्टेट लिस्ट में बनेंगे, जब गवर्नर उस पर साइन कर देगा तभी वो एक्ट बन पाएंगे। ठीक है, जब गवर्नर ही अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है, तो वहां पे क्या है, स्टेट को कोई सॉवरेन पावर नहीं है, ऐसा कहा गया था इस केस में। ठीक है, ठीक है, आज की इतनी क्लास रहती है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।